की न्यूज, खबरों का सारथी। जनता से सीधा संवाद करें मंत्री सीएम धामी ने निर्देश दिए, बोले जनप्रतिनिधियों के सुझाव से होगा सुनियोजित विकास, कई बातों पर दिया जोर। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र, 21 से 23 अगस्त तक सत्र चलेगा। विधायकों ने भेजे 450 से ज्यादा प्रश्न। केदारनाथ रेस्क्यू में मौसम बना रुकावट, MI-17 और चिनूक भी नहीं भर पा रहे हैं। उड़ान हेल्पलाइन नंबर हुए जारी, नेटवर्क न होने से लोगों का संपर्क टूटा। केदारनाथ से 10,000 लोगों का रेस्क्यू, आपको बता दें 400 लोग अभी भी केदारनाथ में फंसे। पैदल रास्तों से लोगों को SDRF और NDRF द्वारा निकाला जा रहा है। आज देहरादून नैनीताल में भारी बारिश के आसार, 3 दिन में बादल बरपा रहे हैं। कहर, यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील। और उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में गढ़वाल राइफल के GSU का बलिदान, घर में मातम, शाम तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की सितारगंज विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा व गदरपुर विधानसभा में लाखों की संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। कांग्रेस सरकार के समय बंगाली समाज के बच्चों को विद्यालयों में छात्रवृत्ति दी जाती थी। भाजपा की धामी सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों से विद्यालयों में मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। बंगाली समाज के बच्चों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व OBC के बच्चों को भी छात्रवृत्ति, आपको बता दें वर्ग के बच्चों को भी विद्यालय में छात्रवृत्ति अब नहीं मिल पा रही है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान धरने पर बैठेंगे। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक महाजन कुछ दिन पूर्व जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड की सितारगंज विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा व गदरपुर विधानसभा में लाखों की संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। कांग्रेस सरकार के समय बंगाली समाज के बच्चों के विद्यालय में छात्रवृत्ति दी जाती थी। भाजपा की धामी सरकार ने द्वारा पिछले 8 वर्षों से विद्यालयों में मिलने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। बंगाल समाज के बच्चों के साथ ही अनुचित जाति, जनजाति और OBC वर्ग के छात्रों को भी विद्यालय में छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। वह गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान धरने पर बैठेंगे। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्या को लेकर पूर्व विधायक महाजन कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब मजबूर होकर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी जब उत्तर प्रदेश, अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इन बंगाली बच्चों को अनुसूचित जाति के बच्चों के समान वजीफा देने का एक जियो जारी किया था। उसी जियो के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंगाली समाज के नवशूद्र पौंड माझी जाति के बच्चों को वजीफा मिलता रहा है। परंतु दुर्भाग्य से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री जी बनने के बाद से अब तक इन बंगाली समाज के बच्चों को वजीफा नहीं दिया जा रहा है। बागेश्वर में छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का मामला पिछले 1 हफ्ते से लगातार गर्म है। पुलिस द्वारा अभी तक कांग्रेस द्वारा दी गई FIR को दर्ज नहीं किया गया है। कांग्रेस भाजपा नेताओं पर SC मुकदमा लिखवाने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से SP कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलाए हुए है। बागेश्वर पुलिस के कारनामों की रोज पोल खुलती देख BJP ने भी बागेश्वर के अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष अरुण टमटा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया गया।
अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं पे SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं कि उनके कॉलेज के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो हमारे बागेश्वर थाने में प्राथमिकता दर्ज की गई, अगर उन पे जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुए थे तो उन्होंने प्राथमिकता में वो शब्द क्यों नहीं लिखे। जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है उस पर कोई इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बाद में उनको कुछ लोगों के द्वारा बहकाया गया तो वो SC/ST के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। अगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, भाइयों, अगर आप पे ये बात हुई है, मैं SC/ST का अध्यक्ष होने के नाते अगर आप पे कहीं पे प्रूफ है, कोई चीज़ें हैं, तो आप हमें बताइए, हम भी आपके साथ। राजकीय कर्मचारी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नैनीताल की आहूत बैठक में पेंशनर संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस अवसर पर संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। संगठन शीघ्र ही नैनीताल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। शासकीय प्राथमिक विद्यालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की संगठन के अध्यक्ष मंजू बिष्ट ने कहा कि बैठक में कार्यकारिणी के विस्तार करने के साथ ही तय किया गया है कि संगठन टॉपर बच्चों को छात्रवृत्ति देगा और नगर वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा स्वच्छता अभियान भी संगठन द्वारा किया जाएगा। कि आज जो हमारी मीटिंग हुई है उस पर एक तो कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है कई पदों पर, और बाकी जो है हमारी पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श हुआ है। और हम लोग अभी जैसे पूरा एजेंडा जो साल भर का होता है उसको हमने आज डिसाइड किया है। तो उसमें हम वृक्षारोपण करेंगे और बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं हम। ये यहाँ पर जितने स्कूल हैं, स्कूल के बच्चों के जो टॉपर होते हैं हाई स्कूल में, उन बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। और इसी तरह से कई और मुद्दे हैं जो शहर से रिलेटेड हैं, तो हम उन पर भी विचार विमर्श करते हैं। जितना जैसे सफाई अभियान चलाते हैं हम लोग, तो उस पर भी विचार किया गया कि आगे हम क्या किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां थाना बहाराबाद क्षेत्र के मुलदासपुर माजरा गांव में माफियाओं ने बीती रात बिना किसी अनुमति के आम के दर्जनों पेड़ काट दिए। इसकी सूचना ग्रामीणों ने मीडिया एवं वन विभाग को अधिकारियों को दी। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों को पहुंचने से पहले ही पेड़ काटने वाले माफिया फरार हो गए। वन विभाग के दरोगा नरेंद्र कुमार ने पूरे मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी और मौके पर मौजूद आम की लकड़ियों को अपने कब्जे में लिया। और ये मेरा खेत है। अब यहाँ पता नहीं किसी ने रात को बांट काटा होगा आम का, जो मेरे खेत में झाड़ के चले गए। तो ये रात को किस टाइम काटा गया था? भाई ये तो मैं कह नहीं सकता जी, मैं तो ये हाल खेत में आया वही तो देखा रास्ता बंद पड़ा। ये तो वो जाना जी ना परमिशन है नहीं है, मैं तो देखे नहीं मन्ना। बाकी मन्ना तो ये देखा मेरे खेत पर झाड़ो पड़े और मैं मिले भी नहीं। तो हाँ, कल हम सांझ गए थे, ठीक था, और सुबह आए तो मिला रात को। हम सुबह ही मिला, रात को गिरा होगा यहाँ। जो गलत काम कर रहा है उसकी तो कार्रवाई गलत ही हो रही है। वो भी पता नहीं कि वो तो यहाँ अपने खेत पर आन के देखा क्या हो रहा क्या नहीं। जिम्मेदार तो प्रशासन ही होगा। अरे ये मामला चूँकि हम भी कल कार्ड की ड्यूटी कल ही ज्वाइन किया हमने देने, तो जैसे ही 2:30 पर मैंने गश्त की अपने एरिया की, तो 2:30 पर गश्त कर रही थी, मैं वापस धनोरी चौकी चला गया। तो मैं धनोरी चौकी पर था, तब मुझे शुरू में एक का फ़ोन आया, कहने लगे मुलदासपुर माजरा में जहाँ पर मिट्टी NH वगैरह के द्वारा उठाई गई है, वहाँ एक बाघ का मामला है और आपके संज्ञान में है था। मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। जैसे हम पहुँचे, हमें कोई ठेकेदार मौके पर नहीं मिल पाया। केदारनाथ के पैदल मार्ग में आई भीषण आपदा में हजारों यात्री फंसे हुए। ऐसे में पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहे रेस्क्यू अभियान के दौरान SDRF ने अभी तक 5000 से ज़्यादा यात्रियों का रेस्क्यू सकुशल। बारिश के चलते रेस्क्यू अभियान में SDRF जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। शनिवार को देर शाम तक चीड़वासा हेलीपैड से फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। अभी जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था,
लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड पर बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे, उसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ SDRF के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया। इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ के फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टी शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। रामनगर आरटीओ कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए कार्यालय में 2 घंटे का कार बहिष्कार किया। कार बहिष्कार के चलते वाहनों संबंधित कार करने के लिए आए वाहन मालिक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं कर्मचारियों के कार बहिष्कार के चलते कई वाहन स्वामी बैरंग लौटने पर मजबूर हुए। कर्मचारी नेता NK जोशी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व रुद्रप्रयाग जनपद में एक बस दुर्घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि इस बार दुर्घटना में वहां पर बने चेक पोस्ट पर तैनात परिवहन विभाग के 2 कर्मचारियों को सरकार द्वारा निलंबन करने की कार्रवाई की गई है। जैसा कि विदित है कि रुद्रप्रयाग जनपद में 4 धाम यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो उसमें हमारे वहाँ चेक पोस्ट में जो हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी थे, 2 कर्मचारियों को उसमें निलंबन किया गया है, जो कि उनका उसमें कोई दोष नहीं था। तो उसी के हम बहाली के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। प्रथम चरण में हम 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो हम पूर्ण कार्य बहिष्कार के लिए जाने की सोच रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून के चलते हो रही आपदाओं को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धावी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदा के जो हालात है उसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और ना ही सरकार की तैयारियां हैं। देखिए, मेरा विपक्ष के जितने साथी हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगा, जो कि विधानसभा सत्र इस बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कराया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के मूड में लग रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। देखिए, सरकार, मैंने कहा कि सत्र आहूत करना सरकार की बाध्यता है। 6 माह के अंदर सत्र सुनिश्चित होना चाहिए। पिछले सत्र का इन्होंने सत्र आहूत किया है मात्र 3 दिन का। पहला दिन सूक्ष्म संवेदना और बाकी 2 दिन मात्र 500 प्रश्न, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। विभागवार चर्चा होती है, प्रश्न काल निर्धारित सुनिश्चित होता है, माननीय मंत्रीगणों को दिन सुनिश्चित किए जाते हैं, उस दिन वह अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं विभागवार। 2 दिन मात्र हैं। बहुत बड़े मुद्दे हैं। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरा पहाड़ प्रभावित है। जो अभी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से नुकसान हुआ, भारी जनहानि हुई है, सब कुछ तबाह हो गया है। विस्थापन की मांग बूढ़ा केदार में लगातार उठती रही है, कोई उसका समाधान सरकार नहीं कर पाई है। ये मुद्दे हैं। यहाँ तक कि विस्थापन करेंगे हर वर्ष, जब आपदा आती है विस्थापन की बात सरकार की जुबान पर आती है। एसटीएफ, वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 लेपर्ड की खाल के साथ एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ वन्य जीव अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। राज्य में वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमन अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में अपनी
गोष्ठी में एसटीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में वन संपदा भी रहती है और इसीलिए इसमें कुछ खतरे भी रहते हैं कि जो वन्यजीव तस्कर हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय ऊना पूर्व में भी पाए गए हैं। तो इसलिए जो हमारी एसटीएफ की टीम है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखती है कि किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ ट्रेड यहाँ पर ना हो। पिछले हफ्ते भी हमने 2 हाथी दांत के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था और इसमें लगातार हमारी टीम आगे भी लगी हुई थी और उसी क्रम में चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल बरामद हुई हैं और ये कहीं ना कहीं बेचने की फिराक में था और बेचने के लिए लेकर जा रहा था। तो इसके द्वारा हमारे द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसमें देवीदुरा जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में लेपर्ड आता है। तो ये प्रोहिबिटेड स्पीशीज़ है, इसका किसी प्रकार का शिकार करना या इसके स्किन या अन्य पार्ट्स को बेचना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट में। साथ ही इससे जानकारी की जा रही है, इंटेरोगेशन की जा रही है कि कहाँ से लेकर आ रहा था, कब इसका शिकार किया गया था, किसने शिकार किया था। तो इन सभी पहलुओं पर अभी पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अन्य लोगों के नाम सामने आएंगे तो उन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद हरिद्वार में गंगा घाटों से लेकर हाईवे तक गंदगी पसरी हुई है। करोड़ों की तादाद में आए कांवड़िए प्लास्टिक वेस्ट छोड़ ही गए हैं। साथ ही पर्याप्त टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था न होने के कारण शहर भर के कई इलाकों में खुले में गंदगी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रशासन की ओर से हर साल होने वाले कांवड़ मेले के लिए पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। 2 अगस्त को हरिद्वार में कांवड़ मेला समाप्त हुआ है। प्रशासन के मुताबिक कांवड़ मेले में 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। मेला शुरू होने से पहले प्रशासन की ओर से कई तरह की व्यवस्थाएं करने का दावा किया जाता है, लेकिन मेला खत्म होने के बाद जगह जगह पसरी गंदगी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। हरिद्वार जिला ODF यानी खुले में शौच मुक्त घोषित है। ऐसे में कांवड़ मेले के बाद जिले के ODF टैग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद हजारों मैट्रिक टन कूड़ा नगर निगम की टीमों ने उठा लिया है और जल्द से जल्द पूरे कूड़े को साफ कर लेने के दावे अधिकारी कर रहे हैं। 3 पारियों में कांवड़ मेले के दौरान सफाई लगातार कराई गई है और कांवड़ मेले के दौरान जो कूड़े का उठान हुआ है वो 6000 मैट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है उठाया गया है नगर निगम द्वारा। देखिए लगभग 170 ऐसे टॉयलेट्स हैं जो परमानेंट टॉयलेट्स हैं। इनमें से कुछ टॉयलेट्स ऐसे हैं जो थोड़े जीर्ण शीर्ण हैं, उनके रिपेयर के लिए हम प्रपोजल्स बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कांवड़ मेले के लोड को केटर करने के लिए हमने एडिशनल टेम्परेरी टॉयलेट्स और मोबाइल टॉयलेट्स की भी व्यवस्था करी थी। जिनकी देखिए हर मेला जो है वो एक एक्सपीरियंस होता है, एक लर्निंग होता है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो टॉयलेट्स हैं ये पर्याप्त थे, बट इसमें यदि हम 5 से 10% की बढ़ोतरी करें, क्योंकि इस साल भी हम पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 10% के लगभग हमने इसमें इंक्रीज करा था टॉयलेट्स को। कांवड़ मेले के बाद शहर में पसरी गंदगी से स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। चारों तरफ फैले कचरे और उसमें उठ रही दुर्गंध से परेशान लोगों का कहना है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पोर्टेबल टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सार्वजनिक रास्तों और कॉलोनियों में गंदगी ना हो। जो कांवड़ लेकर आए हैं उनके लिए शासन ने शौच आदि की क्या व्यवस्था की है, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और समस्या तब आती है महोदय जब हमारा मेला समाप्त हो जाता है, उसके बाद शहर में जगह जगह गंदगी पड़ी होती है, जिस कारण से जो है लोग बीमार होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। निश्चित रूप से मेले से पहले सरकार को ये प्लान बनाना चाहिए कि कुछ पोर्टेबल शौचालय बनाए। बैरागी कैंप इतना बड़ा पड़ा है, 4 करोड़ लोग आए हैं, वो शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे, शौच के लिए कहाँ जाएंगे, स्नान करने के लिए कहाँ जाएंगे, खाने के लिए कहाँ जाएंगे, यह भी प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नगर निगम की कई टीम में दिन रात प्लास्टिक का कचरा उठाने के लिए काम कर रही हैं और जल्द ही प्लास्टिक का कचरा साफ भी कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि हर साल होने वाले कांवड़ मेले और अन्य आयोजनों के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में सीमित सार्वजनिक शौचालयों में कितनी गंदगी सामने आने की क्षमता है और हर साल के अनुभव से सबक लेकर क्यों शौच की संख्या को बढ़ाया नहीं जा रहा है। हरिद्वार से के न्यूज़ इंडिया के लिए राम गोपाल की रिपोर्ट।
फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।